नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू राइजिंग इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज हमारे साथ जनता के अहम मुद्दे के अहम सवाल को लेकर के उनके जवाब देने के लिए बहुत ही अहम खास एक महिला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिनका मैं सबसे पहले आपको परिचय देना चाहूँगी। जो परिचय है वो प्रदेश अध्यक्ष की ब्राह्मण महासभा रह रही हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष नमो इंडिया मोदी, तो वही प्रदेश सचिव महिला प्रकोष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ऋचा मिश्रा जी इस समय हैं। तो उनसे आज हम जानते हैं अहम सवाल जो कि हमारी आम जनता के हैं। आम जनता जिन सवालों के लिए परेशान थी, उनको जवाब चाहिए थे और विगत समस्याएं जिस तरह से हमारे सामने बनी हुई हैं, उसके समाधान जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले ऋचा मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू राइजिंग इंडिया चैनल में। मैम, सबसे पहले तो आप चूँकि एक महिला हैं और जिस तरीके से आपने सफलताओं की सीढ़ियों को छुआ है, उस आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है, तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी आपसे रूबरू होना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो किस तरह से आपका ये सफ़र रहा है सफलताओं की ओर? देखिए, जैसे कहा गया है कि जब आपकी ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं तभी समाधान आते हैं। ऐसे तो हर इंसान चाहता है कि हम एक आराम की और नॉर्मल लाइफ जिएं, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मेरा ये मानना है कि महिला घर से बाहर तभी कदम निकालती है जब वो ऐसी समस्याओं से रूबरू होती है जो उसके जीवन में, उसकी जीवन शैली में परिवर्तन लाए। कुछ महिलाएं उससे अपनी समस्याओं से अपने आप को तोड़ लेती हैं और अपनी ज़िंदगी को वापस ही पलट लेती हैं, आत्महत्या और ऐसे स्टेप उठाती हैं। कुछ महिलाएं जो हिम्मत करके, जिनके अंदर शक्ति होती है, वो अपने आप को खड़ा करती हैं, अपनी समस्याओं से लड़ती हैं और आगे बढ़ती हैं। शायद ऊपर वाले ने ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी किया। मेरे जीवन में भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। तब मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मैंने झेला है, समाज में जो मेरी बहनें हैं वो ना झेलें। आगे जो लोग हैं उनके लिए मैं प्रेरणा बनूं और शायद कुछ सुधार ला सकूं। ये जो आत्महत्या और डिप्रेशन आदि जो प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ में, तो थोड़ा सा कहीं कुछ मेरे से उसमें सहयोग होकर के ये समस्याएं कम हो सके। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है ऋचा जी ने कि किस तरीके से महिलाओं के सामने समस्याएं आती हैं, और हालांकि इनके जीवन में भी एक ऐसा ही पड़ाव आया जो कि इन्होंने पार किया, हिम्मत से पार किया। हाल ही में मैम, इस प्रश्न के साथ मेरा एक प्रश्न आपसे और रहेगा कि जिस तरीके से आयशा का केस हमारे सामने आया है, और उस अभी 23 साल की एक तरह से कह सकते वो बच्ची ही थी, और उसने जो कदम उठाया, आत्महत्या को अपना रास्ता चुना, तो आपके हिसाब से क्या लगता है वो कहाँ तक का सही है और कहाँ तक का गलत? देखिए, आत्महत्या मेरे हिसाब से न कभी सही थी, न कभी सही है और न कभी सही होगी। देखिए, जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है और हम लोगों का तो मानव जीवन है। जो सुनते हैं ना, इतने कोटि में एक बार मिलता है, और हम एक छोटी सी समस्या के आगे इतना बड़ा अमूल्य तोहफे को वापस कर देते हैं। क्या हमें पता है हम क्या कर रहे हैं? हम ऊपर वाले की दी हुई इस चीज़ को वापस कर रहे हैं। इसने ये बहुत गलत कदम उठाया। जैसे मैंने अभी बताया आपको, समस्याओं से झुकना नहीं चाहिए। आपके पास समस्याएं आई हैं, आप उनका सामना कीजिए। सामना करेंगी तभी तो रास्ते मिलेंगे। ये तो घुटने टेकना हो गया। मेरे हिसाब से न कभी सही था, न कभी सही होगा। और दूसरा, हाल ही में जिस तरीके से मैम महिला दिवस कल ही निकला है, और उस लिए मैंने हर किसी से अपने चैनल के माध्यम से ये प्रश्न किया है, जो कि मैं आपसे भी आज करने जा रही हूँ, कि महिलाओं के लिए जब वो देखा जाता है, आए दिन हमें कई खबरें ऐसी मिलती हैं कि महिला के साथ अभद्रता हुई, ये सारी चीज़ें हुई, तो और महिलाएं कहीं पे तो स्टेप उठा लेती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं वो चीज़ें दबा देती हैं, संस्कारों के प्रति या संकोच के प्रति, हम जो भी कुछ कहना चाहें, समाज के तानों के प्रति। तो वो आपके हिसाब से क्या लगता है वो कहाँ तक गलत है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय महिलाओं को अपनी शक्ति को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। देखिए, परिवर्तन धीरे धीरे आता है। पहले हम जब बच्चे होते थे, हमारे जो दादी लोगों के यहाँ ये संस्कार दिए जाते थे मम्मी को, लोगों को, कि बोलना नहीं है, जवाब नहीं देना है,
ऐसा नहीं है ये जो चीज़ें हो रही हैं आज ही हो रही हैं, ये शुरू से हो रही हैं। लेकिन तब क्या किया जाता था कि घर की इज्जत है, आप घर के अंदर बैठो, आप बाहर क्यों गई जो आपको किसी ने ऐसा बोला। जी। गलती महिलाओं पे शुरू से डाली जाती थी। आज भी कमेंट होते हैं जीन्स पहन के गई, क्यों? उसको आज़ादी नहीं है, आप जीन्स पहन सकते हो, हम नहीं पहन सकते। ये सब चीज़ें शुरुआत से जो एक घर की इज्जत नाम दे करके महिलाओं के हाथ पैर में बेड़ी डाली गई थी, उसका ये नतीजा हुआ कि हम लोग इतना अपने आप को दबाते चले गए। लेकिन हाँ, ये परिवर्तन आया समाज में, महिलाएं जागृत हुई, उनको लगा कि मेरे क्या अधिकार हैं, मुझे उनको बोलना चाहिए। बहुत सी महिलाओं ने इस पे कदम उठाए, खड़ी हुई, इस चीज़ को बोला, और उसी का नतीजा है कि अब ये केस पहले से कम हुए हैं। तो इसमें आवाज़ उठानी चाहिए, इसमें झुकना ये नहीं चाहिए कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया मैं सुन के चली आऊँ। उसने कहा आप उसको जवाब दीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिना वजह जाएं लड़े, आप नहीं बोल सकते हैं, आप पुलिस कंप्लेन कीजिए, आप हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन ये नहीं है किसी ने आपको कुछ गलत कहा आप सुन के चले आओ, गलत कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो ये थी ऋचा मैम ने जो अभी हमें बताया कि महिलाओं को कहाँ पर किस तरह के स्टेप उठाने चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो गलत के लिए आवाज़ उठाना बहुत ही जायज़ है। इसी के साथ तभी हो सकता है जब उसके हाथ में 4 पैसा हो। बिल्कुल सही बात। इसी क्वेश्चंस पे मैं एक और प्रश्न आपसे करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर देश आगे बढ़ रहा है कि और जिस तरह से एक पहल है कि आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ना है, जिसका साक्षात उदाहरण है कोविड वैक्सीन जो भारत में बनाई गई है। लेकिन मैम हमारा आपसे प्रश्न एक ये रहेगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति हैं या एक जो युवा हैं जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई को पूरा किया है या एक गरीब व्यक्ति जो रोज़ कमाने वाला है, वो आत्मनिर्भरता की रेस में कैसे आगे आ सकता है? कैसे नहीं आ सकता है? आप देखिए, इतनी विश्व में फैली हुई समस्या थी, विश्व के हर देश ने इसमें अपने घुटने टेक दिए, लेकिन हमारे भारत ने नहीं टेके। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या को कैसे हैंडल किया है, ये तो हम सभी लोग देख रहे हैं। इस समय ये समझ लीजिए हमारी सरकार ने हर एक को मतलब अपना पूरा खजाना खोल दिया एक तरीके से। भोजन से लेके सब कुछ किया उन्होंने, मतलब खाना बंटवाया, और कई आपके डिस्काउंट भी दिलाए कि आप इस समय आप अपनी कर्ज में लोन वगैरह नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा समय सीमा बढ़वाई, बहुत सी चीज़ें की हैं, सब जानते हैं आप लोग। तो उसके तहत उन्होंने ऐसी योजनाएं भी चलाई हैं जिससे आप खुद अपना काम करें, अपना व्यवसाय चालू करें। इसमें कौशल विकास का बहुत बड़ा योगदान है। एमएसएमई में बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई हैं लोन से रिलेटेड, और बहुत से प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। आप अपना व्यवसाय चलाएं, और अगर उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, आपके पास नहीं है, तो आप सरकार से लोन लेकर के अपना व्यवसाय भी चालू कर सकते हैं। मैम आपने जिस तरह से लोन की बात कही है, देखिए जो एक आपको मैं जनता की आवाज़ बनकर मैं आस्था तिवारी आपके साथ उन सारी तमाम बातों को रख रही हूँ। जब मैं फील्ड पर उतरती हूँ ग्राउंड ज़ीरो पर से रिपोर्टिंग करती हूँ, तो एक हर गरीब का सवाल यही रहता है कि मैडम मैं तो रोज़ डेली का कमाने वाला हूँ, डेली कमाता हूँ, खर्चा हो जाता है, फिर अगले दिन उठता हूँ, सुबह होती है, मैं डेली कमाता हूँ, खर्चा हो जाता है, मैं लोन तो ले लूँगा लेकिन इसको भरूँगा कैसे? भरूंगा कैसे? जब आप कमाएंगे तो उससे उतना हिस्सा निकालेंगे। बहुत से लोन ऐसे हैं जिसमें आपको सिक्योरिटी भी नहीं ले रही है सरकार, और उसका जो एक अभी रिसेंटली एक लोन आया था उसमें ये था, एमएसएमई का था, उसमें आपको 1 साल किस्त भी नहीं देनी है। 1 साल बाद, 1 साल का टाइम बहुत होता है, आप इकट्ठा कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और तब तक तो आपका व्यापार बढ़ेगा ही, मेहनत करेंगे तो बढ़ेगा। इससे ज़्यादा सरकार आपको क्या कर सकती है? मैम आपसे एक और अहम और बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि ये सवाल एक युवा का सवाल है। जिस तरह से युवा जो है अगर देखा जाए तो आगे आने वाले भविष्य का एक बोल सकते सारथी है, देश का एक अटूट कंधा है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आनी है देश की। वो अगर किसी उसका भी यही प्रश्न रहता है कि अगर जब हम किसी को सत्ता में लाते हैं, किसी भी सरकार को, तो इसी उम्मीद के साथ लाते हैं या तो हमारे देश से बेरोजगारी हट जाए
और गरीबी हट जाए। ये दो अहम तत्व ही होते हैं, सबसे बड़ी समस्या होती है जिसके लिए वो सरकार में सत्ता में सरकार को लाती है। तो युवा ने भी कुछ इसी तरीके से मोदी सरकार को वोट दिए थे कि हमें जॉब मिलेगी, रोज़गार मिलेगा। हालाँकि बिल आया, बिल में ऐसा रोज़गार के लिए कहीं पे भी नहीं था और हमें देखने को मिला कि युवा सड़क पर उतर आया है कि उसे रोज़गार चाहिए। आप उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कि युवा कैसे रोज़गार पाएगा? देखिए, ये इस बात से मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूँ कि रोज़गार के बारे में कुछ नहीं है। इतने सारे लोन दिए जा रहे हैं, रोज़गार के लिए ही तो दिए जा रहे हैं। इतने सारे आपको प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं, करीब 180 आपके मोदी जी के हैं, जिसमें आपको सुविधाएँ दी जा रही हैं। आपके प्रशिक्षण हैं, जो आप खुद करके आप अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। रोज़गार का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी के यहाँ नौकरी करें। हम जी। खुद का भी तो काम करते हैं, वो भी तो हमारा ही रोज़गार है। जी। तो आपको तो खुद के पैरों पे अपने युवा को खड़ा कर रहे हैं मोदी जी। वो ज़्यादा सही है कि दूसरे के यहाँ जाके करना सही है? आप खुद के मालिक हैं। जी हाँ, ऋचा जी ने बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पर कि युवा के लिए जिस तरह से सरकार काम कर रही है, उनको लोन दे रही है और उससे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। इसी के साथ ऋचा जी, मेरा आपसे एक और प्रश्न रहेगा कि जिस तरीके से निजीकरण को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो वहीं उसी के चलते देश में महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। आम जनता खाएगी क्या और कमाएगी क्या? देखिए, महंगाई बढ़ गई है, ये महंगाई बढ़ना एकदम से नहीं होता है। कोई भी चीज़ आती है तो उसके पीछे भी बहुत से कारक होते हैं। हमारे सामने केवल हम ये देख रहे हैं महंगाई बढ़ गई, जैसे आपका आजकल एक कॉमन चीज़ चल रही है, सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं। मैम, ये क्या एकदम से इतना हाई कर दिया? ये एकदम से नहीं बढ़ा है। देखिए, पिछली सरकार के टाइम में ही एजेंडों पे साइन किए गए थे। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ये हर साल बढ़ते हैं। हम लोगों को ये तो नहीं पता है ना कि उस समय क्या हुआ, लेकिन वो जितने साल का बॉन्ड साइन होता है, उस रेट से वो बढ़ता है। तो उसी रेट से वो सब चल रहा है और इस समय उस रेट के हिसाब से जितना है, सरकार ने उसी पे बजट बना करके सिलेंडर, गैस, इन सब के रेट बढ़ाए हैं। तो उसको हमें महंगाई बढ़ना ही दिख रहा है। जबकि ये भी तो हमें देखना चाहिए, अभी कोरोना काल में सरकार ने अपना पूरा खजाना खोल के हम लोगों के लिए किया, तो कर तो हम ही लोगों के लिए रही है। सबसे अहम सवाल और आखिरी सवाल है मेरा ये आपसे, 2022 में चुनाव आने वाले हैं। एक फिर से बहुत ही बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार इस समय कहीं न कहीं महंगाई, रोज़गार, इन सब के चलते कहीं न कहीं उसमें फ़र्क दिख रहा है, लहर में फ़र्क दिख रहा है। तो क्या ये लहर बरकरार रहेगी या कुछ इसमें मामला ठंडा दिखेगा? नहीं, ये लहर बरकरार रहेगी और हमारी सरकार फिर आएगी, जी। क्योंकि हमारी ऐसी तैयारी है। देखिए, हर चीज़ में कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ हो ही जाती हैं। हमारी सरकार उसको भी सुधारने में लगी है। ऊपर से लेके नीचे तक हर एक स्तर पे ध्यान दिया जा रहा है, कहाँ कौन-सी कमी हुई है, उसको सुधार किया जा रहा है और बहुत सी चीज़ें इस सरकार में आपने खुद देखा है, जैसे हमारा राम जन्मभूमि वाला, जी। और भी चीज़ें हैं, मैं क्या बोलूँ, अभी देखिए एलओसी वाला। तो ये सब चीज़ें तो हमारी सरकार ने ही हमें करके दी है ना, तो थोड़ा टाइम देंगे और जो कमियां हैं वो भी ख़त्म होंगी और सरकार तो हमारी फिर से आएगी। आप यहाँ से हमारे दर्शकों को क्या और संदेश देना चाहेंगी 2022 के चुनाव के लिए? साथ में ही जो महंगाई है उसके लिए, जिस तरह से हमारी जनता परेशान हो रही है, आम जनता में समस्याएं हैं उनके आगे, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ से उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा तो यही संदेश है, हिम्मत रखिए, सब सही होगा। और ये महंगाई देखने की है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये महंगाई नहीं है, बल्कि हमारी समस्याओं का समाधान है। हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए मजबूती दिला रही है सरकार, क्योंकि जो कुछ भी अभी सरकार ने और देश ने अभी सामना किया है जिन समस्याओं से, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो कमी तो कहीं ना कहीं आती है। तो महंगाई कुछ टाइम के लिए हम लोगों को लग रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये नहीं लगेगी। और चुनाव और सरकार की बात है तो उसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि हमारी मोदी सरकार फिर से आएगी।
तो जैसा कि ऋचा जी ने बताया कि मोदी लहर जो है वो बरकरार रहने वाली है, तो ये खास बातचीत थी ऋचा जी के साथ और खास अहम मुद्दे थे, अहम सवाल थे आम जनता के, जो मैंने आम जनता की आवाज़ बन करके ऋचा जी के साथ सामने रखे, पेश किए और ऋचा जी ने इसका बखूबी जवाब भी दिया है। और जो भी समस्याएं थी उन सब का जवाब देते हुए उन समस्याओं का कहीं ना कहीं कुछ समाधान भी बताया है। तो ये थी खास बातचीत ऋचा मिश्रा के साथ और ऐसी तमाम आम जनता की आवाज़ बनकर मैं हमेशा आपके साथ रूबरू होती रहूंगी। कैमरामैन सार्थक शुक्ला के साथ आस्था तिवारी।